तो हमने अभी तक देखा था ईएमएफ, नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में क्या है कि जब भी कभी किसी कॉइल के मोशन की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के मोशन की वजह से जब भी कभी मैग्नेटिक मैग्नेटिक कॉइल के मोशन की वजह से या जिस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसके मोशन की वजह से जब कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, तो उस ईएमएफ को मैं बोलता हूँ मोशनल ईएमएफ। मोशन से रिलेटेड जो भी ईएमएफ होता है या मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है। अब वो क्या होता है वो जरा देखते हैं। एक तो इसमें हम ये बोलेंगे द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। हाँ वीडियो पॉज हो गई। कोई हाँ जी। मोशनल ईएमएफ में द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, द ईएमएफ इंड्यूस्ड across the ends of a conductor, the EMF induced across the ends of a conductor due to its motion in a magnetic field, due to its motion in a magnetic field, due to its motion in a magnetic field is called motional EMF, is called motional EMF। जब किसी भी कंडक्टर का किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होता है ड्यू टू इट्स द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। जब किसी भी कंडक्टर का किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होता है, कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब ट्रेवल करता है, ठीक है, मोशन होता है, तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उस ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। होता वो ईएमएफ ही है, लेकिन वो ईएमएफ मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो इस वजह से उस वाले ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है। अच्छा, अब इस मोशनल ईएमएफ को स्टडी करने के लिए हम एक ना अरेंजमेंट ऐसा लेते हैं, जैसे कि ट्रेन होती है ना, तो ट्रेन जो है वो चलती है रेल्स के ऊपर, है ना। और रेल्स के ऊपर चलती है, जैसे बस होती है, बस चलती है रोड के ऊपर, तो उसको हम बोल देते हैं रोडवे, रोडवे। इसी तरीके से जो एरोप्लेन है वो एयर में चलता है, उसको एयरवे बोल देते हैं। इसी तरह से जो ट्रेन है वो रेल के ऊपर चलती है, तो उसको रेलवे बोलते हैं, कि रेल के थ्रू जो रास्ता होता है रेलवे। तो जो पैरेलल आयरन की रॉड्स होती है ना, जो पैरेलल आयरन की रेल्स होती हैं उसके ऊपर ट्रेन चलती है। तो हमने ये कहा कि हमने इसी तरीके की दो पैरेलल रेल्स ले ली। हमने कहा कि एक रेल तो ये है, एक रेल तो ये है, ठीक है, और एक इसके पैरेलल एक रेल ये है। तो हमने रेल्स ले ली, टू पैरेलल रेल्स। तो ये टू पैरेलल रेल्स हो गई। इन टू पैरेलल रेल्स में हम क्या करेंगे कि हमने बोला कि एक कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर एक कंडक्टर है PQ, उस कंडक्टर PQ को हमने यहाँ पर रखा है और उसको हम इस तरीके से मूव करा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखिएगा। एक कंडक्टर मैंने ले लिया और इस कंडक्टर को हम इस रेल के ऊपर मूव करा रहे हैं, देखिएगा। और इस कंडक्टर को हमने बोल दिया PQ, ये कंडक्टर है PQ, मतलब यहाँ ऊपर वाले पॉइंट को बोल दिया P और नीचे वाले पॉइंट को बोल दिया Q। और ये जो रेल है ना
ये जो हमने रेल ली है ये वाली और ये वाली जो पैरेलल आयरन की रॉड्स हैं, तो ये जो हमने रेल ली है इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको हम दिखाएंगे बेटा क्रॉस से। ये मैंने क्रॉसेस बना दिए बहुत सारे। क्रॉसेस का मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनसाइड द पेज को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटसाइड द पेज को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिखाया है कि ये आपका अंदर की तरफ है। मतलब ये जो रेल्स हैं, इन रेल्स के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो इसलिए ये क्रॉस कर करके हमने दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमने इतने सारे क्रॉस बनाकर दिखा दिया। और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो रॉड है, इस रॉड को मैंने बोल दिया पी क्यू, तो आप ऐसे बोल दीजिए बेटा पी तो यहाँ पर ले लो, यहाँ पर तो ले लीजिए पी, इस पॉइंट को तो मान लीजिए पी, ये वाला, ये तो पी हो गया, ये वाला एंड हो गया पी। और जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए आप क्यू, ये क्यू हो गया पी क्यू। और फिर इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि जो इधर वाला पॉइंट है ये वाला, इस वाले पॉइंट को बोल दो आर और इधर वाले पॉइंट को बोल दीजिए एस, पी क्यू आर एस, ये हो गया। और आर और एस के बीच में जो गैप है, आर और एस के बीच में जो गैप है, उस गैप को आप बोल दीजिए एल, मतलब ये वाली लेंथ है एल। और यहां से लेकर और यहां तक हम क्या करेंगे, हम इसको जो है ना, ये जो एक रॉड है, ये जो कंडक्टर है पी क्यू, इस कंडक्टर को मैं लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे मूव करूंगा, मैं लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे मूव करूंगा इसमें। तो क्या होगा कि हमने कहा कि हम इसको इस तरफ मूव कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो ये वेलोसिटी हो गई v, वेलोसिटी v के साथ हम इधर इसको मूव कर रहे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऐसा होगा कि ये जो कंडक्टर है PQ, ये जो कंडक्टर PQ है, इस कंडक्टर PQ के और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x। हमने ये कहा कि यहां से लेकर, अब ये शायद नीचे का ना दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा, तो मैं अंदर मेंशन कर रहा हूं कि यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि हम इसको धीरे धीरे इधर मूव कर रहे हैं, जब इसको धीरे धीरे इधर मूव कर रहे हैं तो हमने एक इंस्टेंट पर इसको रोका। तो मैं एक इंस्टेंट पर चाहता हूं कि मैं इसका मोशन, सॉरी, मैं इसका ईएमएफ स्टडी करूं। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो होगा किसकी वजह से, ये जो कंडक्टर को मैं रेल के ऊपर मैं धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ लेफ्ट साइड में लेकर आ रहा हूँ। तो जब मैं इसको धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेकर आ रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं हमने कहा कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस x होगा। ये जो चौड़ाई है ये l है। पहले बता दीजिए, इतना क्लियर है, इतना बता दीजिए क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, इतिका बताओ। इतिका मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है शायद, चलिए। अब इसके बाद मुझे क्या इसमें बोलना है, आप ये देखिएगा कि जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे एट एनी इंस्टेंट, let the at any instant let the distance between at any instant let the distance between PQ and RS be x, PQ and RS be x, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने x मान लिया। ठीक है, तो ये जो एरिया बनेगा ना PQRS, इस लूप का एरिया कितना बन जाएगा, एरिया ऑफ द लूप PQRS, इसका एरिया बन जाएगा बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि LX, ये एरिया बन गया। लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि LX, ये एरिया बन गया। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू
passing through passing through an area normal to the surface, ठीक, तो वो हमारा होता था मैग्नेटिक फ्लक्स। और डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन तो ये थी इसकी, और फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पी क्यू आर एस, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एल इनटू एक्स। तो फाई इज इक्वल टू बी इनटू ए, और ये जो मैंने क्रॉसेस दिखा रखे हैं, तो ये अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो फाई कितना हो गया, फाई हो गया बेटा बी एल एक्स। इतना बता दीजिए आकृति, इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये हमने देखा, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन थी। फिर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू Faraday's law, Faraday's law of, कल ही जो देखा था, Faraday's law of electromagnetic induction, जो हमारा ईएमएफ था वो था माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब सवाल ये उठता है माइनस डी फाइव बाई डी टी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये बोला था कि लेंज लॉ ये कहता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो लेंज लॉ में ये था द करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट्स डायरेक्शन अपोजेस द चेंज बिकॉज ऑफ विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो जिस चेंज की वजह से वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये जो चेंज है डी फाइव बाई डी टी, फ्लक्स का चेंज, इसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन उसका अपोज करेगी। यानी कि ये जो चेंज है डी फाइव बाई डी टी, इसका और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। करंट और ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब एक का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। द करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट्स डायरेक्शन अपोजेस द चेंज बिकॉज ऑफ विच इट इज प्रोड्यूस्ड, ये लेंज लॉ होता है। तो अब मैंने ये कहा कि इस वजह से हम, जब हमने जो डेफिनेशन बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, फैराडेज लॉ की, तो उसमें हमने ये कहा था कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डी फाइव बाई डी टी होता है। लेकिन अब मैं ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं ईएमएफ के प्रॉपर वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो फिर वो माइनस डी फाइव बाई डी टी होगा। बताइए, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया Yes, आपको? sir. रितिका बताओ, रितिका आवाज नहीं आ रही है मेरी, आवाज नहीं आ रही है, मैसेज कर दीजिए। E is equal to minus d phi by dt। अब हम ये कहेंगे कि E is equal to minus d by dt, और इस केस में जब मैं phi की वैल्यू निकाल चुका हूँ BLX, तो आप B और L को बाहर ले लीजिए, B और L को बाहर ले लिया, और ये हो गया माइनस dx by dt, माइनस dx by dt। तो अब हम ये कहेंगे कि माइनस dx by dt, एक मिनट वेट करिए, अब देखिएगा कि जो हमारी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी x की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम ये कहेंगे कि सिंस v is in negative direction, of x, therefore v is equal to minus dx by dt। ठीक है, वैसे मैं जानता हूँ कि वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, x, चेंज इन पोजीशन होता है dx by dt। तो माइनस dx by dt इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में ना होकर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने माइनस dx by dt को इसको v बोल दिया। therefore E is equal to BLV। सर ये पॉइंट एक और बार बता दो, वेलोसिटी वाला। हाँ, दोबारा बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अब आप देखिएगा
मैं इस पॉइंट को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा वेलोसिटी वाले को। हम ये कहते हैं कि जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस आती है। तो हमने ये बोला कि इसमें ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश ये है। तो आप ये देखिएगा कि अगर कभी भी मैं किसी चीज की बात करता हूँ कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है, वो पॉजिटिव है। और अगर आप ये देखेंगे वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी यहाँ पर तो पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। इस वजह से वेलोसिटी तो हमें मालूम है, वेलोसिटी का तो पता है ना कि dx by dt होता है, ये बताओ क्लियरली। Yes, sir. वेलोसिटी dx by dt होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम ये कहेंगे कि माइनस वी इज इक्वल टू dx by dt, या इसका उल्टा कह दो v इज इक्वल टू माइनस dx by dt। तो मैंने यहाँ पर माइनस dx by dt की जगह v ले लिया, बस। क्योंकि वेलोसिटी में लेफ्ट डायरेक्शन में ले रहा हूँ, मैं राइट डायरेक्शन में लेता तो फिर मैं उसको पॉजिटिव बोल देता, बस इतना है। बताइए, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी। अब अगला देखते हैं। यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये तो मैंने प्रूव करा, ये तो मैंने मोशनल ईएमएफ को प्रूव करा, मोशनल ईएमएफ को हमने प्रूव करा बाय यूजिंग फैराडेज लॉ। तो मोशनल ईएमएफ बाय यूजिंग मोशनल ईएमएफ बाय यूजिंग फैराडेज लॉ, ये हो गया। अब मोशनल ईएमएफ को लॉरेंट्ज फोर्स यूज करके भी प्रूव करा जा सकता है क्या? बिल्कुल करा जा सकता है। तो जरा वो भी देखते हैं कि मोशनल ईएमएफ बाय यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स। तो मोशनल ईएमएफ मुझे क्या पता चल गया? मोशनल ईएमएफ मुझे ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लेंथ, लेंथ किसकी? ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के एंड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा लेंथ। और वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा कि लेंथ तो हमारी ये हो गई, लेंथ तो हमारी ये हो गई, जो भी कंडक्टर होगा कंडक्टर के एंड पॉइंट्स हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट है P, एंडिंग पॉइंट है Q। तो P और Q के बीच की जो लेंथ है दैट इज L फॉर मी, ठीक है। और कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, कंडक्टर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये वेलोसिटी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। और लेंथ हो गया हमारा दोनों के दोनों जो कंडक्टर के एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस। बताइए, इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ बाय यूजिंग मोशनल ईएमएफ बाय यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन। अभी दोनों चीज बताता हूं। जब भी कभी हमारा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता था तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगता था, एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगता था और एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी फोर्स लगता था। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों लगते थे। जब भी किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगता था और एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता था। और उन दोनों फोर्सेस का जो सम होता था, उस एडिशनल सम को हम बोलते थे, उस एडिशनल सम को हम बोलते थे लॉरेंट्ज फोर्स। उस फोर्स को हम बोलते थे लॉरेंट्ज फोर्स। अब आप ये देखिएगा कि इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं अभी अभी जो मैंने डायग्राम देखा, मैंने जो अभी अभी डायग्राम देखा, मैं उसी डायग्राम की बात करूंगा।
तो उस डायग्राम की वजह से जरा हम देखते हैं, एक बार दोबारा बनाता हूँ। जो ये वाला डायग्राम था, या एक काम करें इसी में समझा दूं, इसी डायग्राम में, Yes, sir. है ना, इसी डायग्राम में समझिएगा। मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड है PQ, ठीक है, और ये रेल्स है, ये रेल्स है और ये कंडक्टिंग रॉड है। तो अब क्या होता है, फिर हमने इस कंडक्टिंग रॉड को रेल्स के ऊपर रखा हुआ, और रेल्स जो है ना, रेल्स एक, ये जो रेल्स हैं ये रखी हुई हैं किसमें, एक मैग्नेटिक फील्ड में। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द पेज, इनसाइड द पेज, पेज के अंदर की तरफ जाता हुआ, ठीक। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए यहाँ पर एक कंडक्टिंग रॉड है और उसका मोशन हो रहा है, यानी कि उस पर फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब क्या बचा, करंट। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस मतलब करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेटा जब भी करंट प्रोड्यूस करने की बात करी जाती है, तो जब करंट प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ना यूज करके हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, मैंने अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करा, तो आप यहाँ पर चेक करिए, आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर इस तरफ मोशन कर रहा है, तो मेरा जो थंब है, थंब इंडिकेट्स, थंब जो है ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो मेरा लेफ्ट की तरफ हो गया। जो इंडेक्स फिंगर है ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। आप देखिए थंब राइट वाला थंब तो इस तरफ हो गया जहां पर वो कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक। और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो सेंट्रल फिंगर देखिए बेटा कहाँ हो गए, नीचे की तरफ। समझ में आ गया, सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ। तो इसका मतलब जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो सेंट्रल फिंगर हो गई नीचे की तरफ, मतलब करंट ऐसे होगा, इसमें करंट ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा। तो P से Q जा रहा है करंट, P से Q जाएगा तो फिर Q से R जाएगा करंट, I, Q से R, और फिर R से S जाएगा करंट, और फिर S से वापस P आएगा करंट। ये बता दीजिए करंट की डायरेक्शन क्लियर Yes, sir. है ना। करंट ये हो गया। अब इसके बाद में हम ये कहते हैं कि मैं, मेरे को यहाँ पर करंट भी मिल रहा है, मेरे को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कंडक्टर का मोशन करा रहा हूँ, तो करंट प्रोड्यूस हो गया। हम ये कहेंगे कि जब हम इस कंडक्टर को PQ को, इस PQ को लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे हैं, PQ को हम लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे हैं, तो PQ के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, वो सारे के सारे भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जब ये इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो हम ये कहेंगे इस पर एक मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा, और वो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। तो आप ये देखिएगा कि जब वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, तो वो जो फोर्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ ले जाएगा, ऊपर P की तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन्स को P की तरफ ले जाएगा। बताइए जी, इतना समझ में आता है, बताइए। Yes, sir. नहीं, अगर नहीं आता मैं दोबारा बताता हूँ कि ये मेरे पास रॉड है PQ, मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव करा रहा हूँ, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप ये कहेंगे सर करंट भी तो इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक। तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इस डायरेक्शन में। तो सारा का सारा नेगेटिव जो चार्ज है ना, वो सारा यहाँ P पर इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, सारा इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। जब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज तो इधर डेवलप हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है FM, तो इसको तो मैं जानता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो होती है QVB, मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है FE, FE होती है Q इंटू E।
ये बता दीजिए, ये याद है कि नहीं? मैग्नेटिक फोर्स, Yes, sir. मैग्नेटिक फोर्स होती है बेटा QEB, और इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE। तो बिकॉज यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इधर, तो यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी वो होगी QE, और मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो होगी QBB। अब ये दोनों फोर्सेस, ये कब तक यहाँ पर ये क्या होगा कि जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस है इनका एक्यूमुलेशन बंद नहीं होगा। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, वो बंद नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमें कंडीशन ये लेकर चलनी है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, ये दोनों इक्वल हो जाए, एक दूसरे को नलीफाई कर दें। ये दोनों इक्वल होकर एक दूसरे को नलीफाई कर दें। ये एक दूसरे को नलीफाई करेंगे कैसे, देखिएगा। हम ये कहेंगे कि हमारा Fm इज इक्वल टू Fe। ये कंडीशन होती है मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ की कंडीशन होती है कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, QVB, QVB इज इक्वल टू QE। अब आपने Q से तो Q को कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास आ गया VB इज इक्वल टू कैपिटल E। VB is equal to capital E, as we know that potential difference across the ends of a conductor, as we know that potential difference across the ends of a conductor is capital V is equal to E into L। तो E की वैल्यू क्या है, VB, इसको बोल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। E की वैल्यू है VB into L। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से कर दिया। तो कैपिटल V की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल V की वैल्यू आ गई BLV, BLV, ठीक है। एंड this potential difference produces potential difference of produces an EMF, E is equal to BLV। भाई जब तक कोई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा होता है यहाँ पर, तब तक मैं ये बोलूंगा कि जो EMF है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर कब आता है, जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग जाता है सर्किट में, है ना। तो जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है इस सर्किट में, इस अरेंजमेंट में, तो हम ये कहेंगे हमारा जो EMF है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस वजह से मैंने इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही बता दिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस पूरा का पूरा EMF प्रोड्यूस कर देगा। तो EMF क्या हो गया, BLV। तो EMF चाहे तो आप बाय यूजिंग फैराडेज लॉ निकालो, तब भी यही आएगा BLV, या फिर बाय यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन निकालो, तब भी यही आएगा BLV। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. थ्योरेटिकली इसमें कितना मेंशन करना है कितना नहीं करना है वो आपको नोट्स में भेज दूंगा मैं। इतना समझते चलिए आप कि हमारी E की वैल्यू आ गई BLV। फिर हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो PQ, ये जो PQ रॉड है, इस PQ रॉड का, इस PQ रॉड का कोई एक रेजिस्टेंस भी है, मान लीजिए इसका कोई एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस कंडक्टर के ही इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, तो हम ये कहेंगे लेट कैपिटल R बी द resistance of, let capital R be the resistance of rod PQ, then current induced I is equal to क्या हो जाएगा, E upon R।
यानी कि ये हो गया बी एल बी अपॉन कैपिटल आर। तो करंट का फॉर्मूला ये हो गया बी एल बी अपॉन कैपिटल आर। मतलब दिखाई दे रहा है, थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, रिफ्लेक्शन इधर क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे कि फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। ये कहते हैं कि ये जो मूवेबल आर्म है पी क्यू, इस पर अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगी? फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। तो फोर्स का हम कर चुके हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। और यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा हमारा 90 डिग्री है। किस चीज में 90 डिग्री है? हमारा करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में। करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो करंट में और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हो गया आई एल बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री होता है 1। तो हमारा जो फोर्स है वो फोर्स हो गया आई एल बी। ठीक है जी। और इसके बाद क्या करेंगे? That is equal to ILB। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये जो आई है, ये आई की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से बी एल बी अपॉन कैपिटल आर। बी एल बी अपॉन कैपिटल आर, ये हो गई आई की वैल्यू, और ये हो गया एल बी। तो एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन कैपिटल आर। बताइए, ये भी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अगला टॉपिक इसी में, ये छोटे छोटे फॉर्मूला डिराइव करने हैं। पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर होता है बेटा फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का एक ये फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये हम मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं कि फोर्स में वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर आ जाती है। तो फोर्स मैं निकाल चुका हूँ, और ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है? या तो मैं हाथ से, या फिर मैं किसी भी मशीन से, या किसी भी मोटर की हेल्प से मैं इसको, ये जो रॉड है पी क्यू, मैं इस पी क्यू को इस तरफ पुश कर रहा हूँ। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, किसी एक एक्सटर्नल सोर्स की वजह की हेल्प से मैंने फोर्स लगाई इस तरफ। तो ये जो फोर्स है ये मैं निकाल चुका हूँ, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन कैपिटल आर इंटू बी। अब बी को बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी पावर आ जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। Yes, sir. फिर हम ये कहेंगे कि पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस। पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस। पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस। कि जूल लॉस का मतलब क्या है कि जैसे जूल्स ऑफ हीटिंग होता है ना, तो हमने इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जूल लॉस मतलब इलेक्ट्रिक पावर, कि इसमें पावर कितनी खर्च हो रही है। ये तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स ने कितनी पावर डिलीवर करी, और यहाँ पर क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो पावर खर्च कितनी हो रही है। सॉरी। तो पावर कितनी खर्च होगी उसका मैं फॉर्मूला जानता हूँ। पावर क्या होता है? V इंटू आई। हम ये जानते हैं कि पावर होता है V इंटू आई। ठीक है। अब इस V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आई आर। एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। आई आर इंटू आई। तो पावर कितना हो गया? आई स्क्वायर आर।
तो पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक पावर कितनी डिसिपेट हो रही है उसको मैं बोलूंगा आई स्क्वायर इंटू आर। मैंने ये देख लिया, आई स्क्वायर इंटू आर बोल दो या वी स्क्वायर अपॉन आर बोल दो, एक ही बात है। तो आई में निकाल चुका हूँ, करंट में निकाल चुका हूँ, कितना है डी एल बी अपॉन आर और उसका स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, एक आर से आर कट गया, तो पीजे कितना आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो पीजे आया ये इस पावर के बराबर आ गया। तो पावर जितना एक्सटर्नल फोर्स जितना पावर डिलीवर कर रहा है ना, उतना ही पावर इसमें जूल लॉस के तौर पर उतना ही पावर इसमें डिसिपेट हो रहा है। डिसिपेट मतलब खर्च भी उतना ही हो रहा है। जितना पावर एक्सटर्नल फोर्स ने डिलीवर करा उतना पावर ही इसके अंदर खर्च हो गया। ये बताइए क्लियर है, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नेक्स्ट टॉपिक। छोटा सा ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन ये जो मोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक अभी पढ़ा है ना हमने, आकृति और इति का, दोनों ध्यान से समझना। इसमें न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स इसमें, 3-4 टाइप के अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सारे डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखिएगा, आकृति स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर 8th चैप्टर चल रहा है। 8th चल रहा है, हम अभी 6th पर हैं। 6th जल्दी ही खत्म हो जाएगा, 6th में ज्यादा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। चलो ठीक है, तो हमें और स्कूल में ज्यादा अंतर नहीं है, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हम स्कूल के नजदीक। मुझे लगता है अक्टूबर में पकड़ लेंगे। चलिए अगला टॉपिक है रिलेशन रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। Relation between induced charge and change in magnetic flux. Induced charge and change in magnetic flux. ठीक है, अब जरा देखते हैं, हम चार्ज की बात करेंगे या चार्ज की भी बात अगर ना करें तो हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी हमारा किसके बराबर होता है? ईएमएफ के बराबर। ये इतना ही ईएमएफ बनेगा। तो हमने ये कहा कि एज वी नो दैट magnitude of E is equal to d phi by dt. As we know that magnitude of E is equal to d phi by dt. Magnitude of E is equal to d phi by dt, and EMF is equal to IR. It implies that IR is equal to d phi by dt. It implies that I is equal to d phi by dt into 1 upon R. I क्या होता है? I होता है dq by dt, change in charge upon time taken. ठीक है, change in charge upon time taken, dq upon dt is equal to d phi by dt into 1 upon r. d phi by dt into 1 upon r. अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि d phi by dt या dq by dt, ये तो समझ में आ गया ना, करंट की जगह dq by dt क्यों लिखा है मैंने? यस सर। है ना, चार्ज कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, यही होता है करंट। ठीक है सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बताइए। सर जैसे मॉड्यूलस ऑफ ईएमएफ हमारा डी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम रेट ऑफ चेंज होता है। हाँ सर इसमें नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग बिल्कुल ईएमएफ इक्वल्स टू आई और होता है।
यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम ना करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, और करंट की वैल्यू को मैं ये देख रहा हूँ कि चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, मैं इतना ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने मैग्नीट्यूड ही लिखा है, ये मैग्नीट्यूड भी, अगर हम मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे ना ईएमएफ की, तो वो भी आई आर ही होगा, तो इसकी जगह मैंने आई आर लिख दिया। ठीक है, ठीक है आप कभी भी यस देखिए कि अगर मैं वोल्टेज भी निकालता हूँ, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज जो है उसका हमको पता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है वोल्टेज, तो मुझे उसका डायरेक्शन पता है, वो फिक्स है। तो यहाँ जो I इंटू आर निकालते हैं ना, तो इसमें हमने डायरेक्शन नहीं दिया, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे। यस सर अब देखिए जैसे dq बाई dt है, तो dq बाई dt को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा q बाई डेल्टा टी, डेल्टा q बाई डेल्टा टी एक ही बात है, मतलब लिमिट नहीं लगा रहे हैं बस, ये लिमिट अगर लगाएंगे भी कि लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, अगर वो लगाएंगे भी तो वो इतना, इधर भी लिमिट t टेंडिंग टू जीरो आएगा, इधर भी लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, और फिर dq बाई dt को डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो लिमिट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी, और कहो तो मैं लिख देता हूँ उसको, और उसकी जरूरत नहीं है कुछ, इंटू वन अपॉन आर। अभी डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो हमारा डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू ये हो जाएगा डेल्टा फाई, डेल्टा फाई अपॉन आर, डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई डेल्टा फाई अपॉन आर। ठीक है, तो यही रिलेशन पूछा जा रहा था कि रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज, तो चार्ज तो ये हो गया इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चेंज इन फ्लक्स हो गया। ठीक, तो इसमें हम ये कहेंगे कि डेल्टा क्यू therefore induced charge is equal to change in magnetic flux, change in magnetic flux upon resistance, ये हो गया इंड्यूस्ड चार्ज। बताइए क्लियर? यस सर क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद हम इसमें ना न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल्स बेटा कल देखते हैं, कल भी सेम टाइम रखता हूँ मैं 1:30 पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर रितिका आवाज आ रही है? रितिका को आज आवाज ही नहीं आ रही। चलो ठीक है, कल रखता हूँ फिर मैं सेम टाइम पर 1:30 पर, आगे न्यूमेरिकल्स इसके डिस्कस करेंगे।